अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में हम इकोनॉमी एंड द बिज़नेस पर्सपेक्टिव का जो चैप्टर है वो देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी क्या है और वो बिज़नेस को किस तरह से इम्पेक्ट कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स दैट कैन इम्पेक्ट अ बिज़नेस। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स और वो ब्रॉड इकोनॉमिक ट्रेंड्स जिसकी वजह से एक बिज़नेस जो है वो इम्पेक्ट हो सकता है, यानी कि नतीजतन उस पर कोई अच्छा या बुरा असर हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हम जब बात करते हैं लेट से इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो कि एक इकोनॉमिक फैक्टर है, बिज़नेस पर इम्पेक्ट आता है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो शायद हो सकता है कि लग्जरी आइटम्स की कंजम्पशन लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे या कम कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं कंपनीज उनकी क्वालिटी गिरा दें ताकि वो कम से कम कॉस्ट में बन सकें और लोगों को प्रोवाइड करी जा सकें। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हम जानते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना तो हम इकोनॉमिक्स को मैक्रो लेवल पर भी देखते हैं और माइक्रो लेवल पर भी देखते हैं। मैक्रो लेवल पर देखने का मतलब ये है कि हम जो है वो एक ब्रॉडर या एक ऊपर से बर्ड्स आई व्यू लें, यानी कि हम ये देखें कि ओवरऑल कंट्री के हालात के हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, कंट्री के लिए क्या फ़ायदे क्या नुकसान की बात है। और जब माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो हम जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, यानी कि एक इंसान पर इकोनॉमिक कंडीशंस का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर लेट से हम बात करते हैं डॉलर की, और डॉलर जो है वो लेट से महंगा हो जाए तो मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल होगा कि वो बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें परचेज़ कर सके सच एज़ क्रूड ऑयल। माइक्रो लेवल की जब हम बात करेंगे तो एक बंदा जो है वो ये सोचेगा कि यार रोज़ आने जाने के लिए मुझे जो पेट्रोल की कंजम्पशन करनी होती है वो महंगा हो गया है, या उसकी वजह से दूसरी चीज़ें महंगी हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेट्स टू कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एनवायरनमेंट, कंपटीशन इन द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जो माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है यानी कि एक इंडिविजुअल की हद तक है, वो कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि एक इंसान किसी भी या कंज्यूमर जो है वो किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस की वजह से, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से या किसी भी अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से किस तरह से बिहेव करता है, इस पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा आ जाए फिर भी इंसान जो है वो रोटी या खाना खाना नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है फिर भी उसकी कुछ कंजम्पशंस ऐसी होंगी जो कभी भी कम नहीं हो सकती हैं। अलबत्ता कुछ कंजम्पशन सच एज़ लग्जरी आइटम्स की कंजम्पशन, सच एज़ घूमना फिरना, सच एज़ लॉन्ग रूट पर कहीं जो है वो सैर के लिए जाना, वो शायद कम हो सकता है। इसी तरह से अगर हम लेट से इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं तो इंसान क्या कर सकता है, इंसान या कंज्यूमर बिहेवियर ये हो सकता है कि मैं बैंक से जाकर लोन लूँ ताकि मैं भी कुछ एसेट्स बना सकूँ, ख़रीद सकूँ, परचेज़ कर सकूँ, क्योंकि मुझे लोन जो है वो सस्ते दामों में मिल रहा है। इसी तरह से मार्केट एनवायरनमेंट है, यानी कि मार्केट किस तरह की चल रही है, मार्केट में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी किस तरह की है, या कंपटीशन इन द मार्केट है। अगर किसी चीज़ में बहुत सारे जो है सप्लायर्स होते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है। अगर बहुत सारे बायर्स और सप्लायर कम है तो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को लॉक करते हैं। इनविजिबल हैंड होता है जो प्राइस को लॉक करता है। एक चीज़ की डिमांड और उसकी सप्लाई के हिसाब से किसी चीज़ की प्राइस डिटरमाइन हो रही होती है जनरली। Macroeconomic environment relates to broad economic factors that affect the entire economy and all of its participants। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या चीज़ थी भाई, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कोई ऐसे फैक्टर जो पूरी के पूरे मुल्क को, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है और उसका एक एक पार्टिसिपेंट जो है ना उसको हिट करे। ठीक है जी। अच्छा जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेटा दैट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यानी कि किसी भी एक मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से चल रही है, अच्छी है या बुरी है, इसको एवेल्युएट करने के लिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मदद दी जा सकती है।
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरह के हो सकते हैं? पहली जो टाइप है वो है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है लीडिंग, यानी कि ये कुछ फ्यूचर की बात कर रहा है। लीड करना, फ्यूचर की बात करने से जो है वो आप कह सकते हो कि सिनोनियम है। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है? दीज आर यूज्ड टू फोरकास्ट एट व्हाट स्टेज द इकोनॉमी विल बी इन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर, कोई भी ऐसा हिसाब किताब, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, रेशो, परसेंटेज की कैलकुलेशन, फोरकास्टिंग, बजट का बनाना, जिससे आपको ये पता चले कि फ्यूचर के हालात कैसे होंगे, उसको हम लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि आप फोरकास्टिंग कर रहे हो कि भाई XYZ साल बाद या महीनों बाद या दिनों बाद जो है वो ये चीज़ जो है वो कम हो सकती है या ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा होंगी या इतनी कम होंगी और आपको XYZ चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इसमें मिसाल यूँ ले सकते हैं कि लेट से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कुछ जो है वो कपड़े बनाती है, तो अब वो ये देख सकती है कि यार फ्यूचर में जो है उसके कपड़ों की डिमांड कैसी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर में क्या मौसम आ रहा है या क्या डिज़ाइंस लोग प्रेफर कर रहे हैं। या इसी तरह से किसी भी तरह से मैं अगर फ्यूचर के इकोनॉमी को जो है वो प्रेडिक्ट करूं तो उसको मैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहता हूं। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मुझे फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा होने जा रहा है। These indicators in particular give an indication for whether a peak or trough will be reached in the following 3 to 12 months। यानी कि क्या बिज़नेस में बूम होगा या बिज़नेस जो है वो रिसेशन में होगा, और जनरली अगले 3 से 12 महीने की आपको प्रिडिक्शन या इंडिकेशन देते हैं। देखें, अगर हम लेट से अगेन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, महंगाई की, इन्फ्लेशन की तो बहुत बात हो गई। तो अगर मुझे नज़र आ रहा है कि यार एक मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और आगे जाकर अनएम्प्लॉयमेंट्स इंक्रीज़ होंगी, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर मैं कोई लग्जरी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो सकती है। यानी कि मैं रिसेशन की तरफ मेरा बिज़नेस जो है वो आ सकता है, मेरे बिज़नेस में जो सेल्स होंगी वो कंपैरेटिवली कम होंगी। जबकि अगर लेट से कोई फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कोविड को जो है वो फाइट करता है, कोविड के लिए मास्क बनाती है, कोविड से रेलेवेंट कोई प्रोडक्ट बनाती है, और अल्लाह ना करे उसको पता चले कि आगे आने वाले 3 या 12 महीनों में ऐसा लग रहा है कि कोविड वापस आ जाएगा और जो है वो लॉकडाउन जैसे कि पहले हुआ करता था इसी तरह का लॉकडाउन एक एक्सटेंडेड लगेगा, तो उसको ये इंडिकेट हो जाएगा कि भाई उसकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स। देखिए, मैन्युफैक्चरर को कितने नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात कैसे होंगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडेक्स जो है वो किसी भी चीज़ का मेजर होता है कि भाई क्या चीज़ कितनी बेहतर या क्या चीज़ कितनी बुरी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको ये बताता है कि लोगों का स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ट्रेडिंग किस हिसाब से हो रही है, कितने वॉल्यूम की ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट पर भरोसा है या नहीं। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस यानी कि कोई भी ऐसा मेजर अगर कोई कंपनी कैलकुलेट करती है जिससे ये पता चलता है कि मुख्तलिफ बिजनेसेस में लोगों का कॉन्फिडेंस कितना है और कितने कॉन्फिडेंस से जो है वो बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये वो चीज़ें जो फ्यूचर की बात करती हैं और फ्यूचर के हालात कैसे होंगे वो आपको बताती हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, फ्यूचर के स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है और दिखा रहा है कि आगे के हालात अच्छे होंगे, और बिजनेस का कॉन्फिडेंस का जो इंडेक्स है वो भी बेहतर है, इसका मतलब आगे हालात अच्छे होने जा रहे हैं। Coincident economic indicators, these indicators are events and measures that occur at the same time as a peak or trough occurs. These are used by governments to assess at what stage in the cycle the economy is in. Examples include GDP, a gross domestic product, number of people in employment, industrial production। ठीक है जी। यानी कि देखिए, एक तो लीडिंग इंडिकेटर्स थे जो फ्यूचर से पर्टेन करते थे, एक आपके पास जो है वो कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो अभी की करंट आज ऑफ नाउ इसी वक्त की बात करते हैं, और ये वो इवेंट्स या मेजर्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट ये अंदाज़ा लगा सकती है कि मुल्क की इकोनॉमी या हालात कैसे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको ये बताता है कि आपने जो प्रोडक्शन करी है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स वो किसी मुल्क की कितनी ज़्यादा है। एक मुल्क जो है उसकी प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसका GDP ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, जितने ज़्यादा लोग टोटल में से
जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं उसमें से जितने ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे इसका मतलब हालात अच्छे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट का रेशो कम होगा यानी कि लोग जो है वो बेरोज़गार होंगे तो इसका मतलब ये है कि करंट हालात बुरे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रही है, हालात अच्छे हैं, नहीं हो रही है, हालात बुरे हैं। Lagging economic indicators, these indicators are used to assess whether an economy has reached a peak or trough 3 to 12 months after it would have occurred। यानी कि लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे कि ये नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट से रिलेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गए, इसको आप यूज़ करके ये देख सकते हो कि पिछले 3 से 12 महीने में मुल्क के हालात या इकनॉमी के हालात कैसे थे। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ज़्यादा है, CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करता है, तो वो ये बता सकता है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लैगिंग में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है लैगिंग में क्योंकि ये जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है कि भाई पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले साल मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी थी। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा है और ये शो कर रहा है कि चीज़ें महंगी हुई हैं, विच मीन्स कि पिछले हालात बुरे थे। अनएम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है, अभी अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो विच मीन्स के पिछले जो लोग काम कर रहे थे उनको काम से निकाला गया होगा। और इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है ताकि वो हालात को एडजस्ट करती रहे। आपके सवाल बड़े सिंपल होंगे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस लिखें। तो लीडिंग जो है वो आपको फ्यूचर से पर्टेन करता है, कोइंसिडेंट उसी वक्त, और लैगिंग पिछली टाइम की वैल्यूज़ को डिनोट करता है। The economic cycle is a term used to describe how in general the national income of a country increases or decreases from one year to the next। इकोनॉमिक साइकिल एक जनरल टर्म है जो ये डिस्क्राइब करती है कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़, कम या ज़्यादा हो रही है एक साल से दूसरे साल कंपेरेटिव टर्म्स पर। When national income increases from one year to the next, there is economic growth। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, अगर पूरे मुल्क की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उसमें रहने वाले लोगों की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोग खुश हैं, लोग कमा रहे हैं। When national income decreases from one year to the next, there is economic recession। जबकि अगर नेशनल इनकम डिक्रीज़ होगी तो इकोनॉमिक रिसेशन है। An economic cycle consists of several years of economic growth, with national income each year being higher than in the previous year, followed by economic recession, which is a period of years during which national income has fallen। देखें, इकोनॉमिक साइकिल जो है ना वो एक नेचुरल साइकिल है जो अकर होती है। यानी कि किसी भी अगर मुल्क की बात करते हैं तो उसके पर्टिकुलर हालात के हिसाब से नहीं, पर्टिकुलर हालात तो किसी मुल्क के अगर बहुत बुरे हुए तो वहाँ पर तो फिर रिसेशन ही रिसेशन चलता रहेगा, इन्फ्लेशन चलती रहेगी। लेकिन अगर एक आम हालात में बात करी जाए, एक नॉर्मल मुल्क की बात करी जाए जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीमली बुरा नहीं है, तो एक इकोनॉमिक साइकिल देखी जाती है। इकोनॉमिक साइकिल में ये देखा जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि लोग बहुत खुश होते हैं, सब एम्प्लॉयड होते हैं, काम अच्छा चल रहा होता है, बिजनेसेस अच्छे चल रहे होते हैं, बिजनेसेस बूम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, लोग चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, और एक टॉप पॉइंट आता है जिसके बाद चीज़ें जो है वो क्रैश होती हैं। क्रैश होकर जो है ना वो लोगों की जॉब छूट सकती हैं, नेशनल इनकम कम हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकती है, और रिसेशन में चीज़ें चली जाती हैं। रिसेशन का मतलब ये है कि लोगों को मुश्किलात फेस होती हैं, इकनॉमिक कंडीशंस बुरी हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा से इकनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि अगर लेट से एक पानी की लहर है तो ये लहर ऊपर गई और फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे गई, इस तरह से एक लहर अगर बना दे पानी की तो वो हमारे पास इकनॉमिक साइकिल कहलाती है। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? जितनी भी देखें टर्म्स इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आपने इन रेलिवेंट चैप्टर्स की बुक को एक आधी बार रीड करना है और फिर मेन आपका फोकस जो है ना वो सवालों पर होना चाहिए, तो टर्म्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए, आपने ऊपर ऊपर से चीज़ें समझनी है, एंड दैट्स इट। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन of a section of the stock market। Market capitalization is the market value of a publicly traded company's outstanding shares। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है ना वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये है कि एक मेजर है ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो आपस में ट्रेड हो रहे होते हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, कुछ लोग शेयर्स को बेच रहे होते हैं, दूसरे लोग शेयर्स को खरीद रहे होते हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जो शेयर्स कंपनी ने बेचे हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक कंपनी के 500 शेयर्स हैं और मार्केट में उनकी वैल्यू 20 रुपये, तो हम ये कहेंगे 500 इंटू 20 यानी कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 रुपये है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको ये बताता है कि एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट जो है ना वो कितना अच्छा या कितना बुरा ऑपरेट कर रहा है।
यानी कि जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स की क्या वैल्यू है। अच्छा सर सेक्शन क्यों लिखा है? देखिए जनरली सारी कंपनीज़ को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। टॉप 100, टॉप 200, टॉप 4, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 50 कंपनीज़ का जो शेयर्स का वॉल्यूम बाज़ार में ट्रेड हो रहा होता है उसको देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा सर ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए किसी शेयर की मार्केट वैल्यू क्यों ज़्यादा होगी? जब लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, भरोसा ज़्यादा होगा, एतमाद ज़्यादा होगा, उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, यानी कि जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज़्यादा होगी, उतना ये इंडेक्स ज़्यादा ऊपर जाएगा, और लोगों को इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में, कंट्री में जहाँ पर वो बिज़नेस हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। इट इज़ इक्वल टू द शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब इशूड शेयर्स है, शेयर प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को बी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट। एक तो फ्री फ्लोट तरीका और दूसरा फुल कैप। फ्री फ्लोट क्या है? इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी दैट आर रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज। It generally excludes the shares held by controlling directors, sponsors, promoters, government, and other locked-in shares not available for trading in the normal course. Full cap, it includes all of the shares issued by a company. देखें जब एक हम कंपनी की बात करते हैं ना, तो उसके जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके टोटल इशूड शेयर्स हैं 500, ठीक है ना, और एक शेयर जो है ना उसकी वैल्यू है 20 रुपये। तो हम ये कहेंगे कि भाई इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो 10,000 है, अगर हम फुल कैप वाला मेथड यूज़ करें। अगर हम फुल कैप वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि फुल कैप मेथड ये कहता है इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। एक कंपनी ने अगर 500 शेयर्स इशू करें हैं और एक शेयर की मार्केट प्राइस 20 चल रही है, तो 10,000 रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन है बेस्ड ऑन फुल कैप कॉन्सेप्ट। फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है? कभी कभार कंपनी के 500 शेयर्स जो हैं वो इशूड होते हैं, लेकिन वो ट्रेडेबल कंडीशंस में नहीं होते। मिसाल ले लेते हैं कि कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए और एक डायरेक्टर है मिस्टर बी, और ए और बी को 5-5 शेयर्स दिए हुए हैं, यानी कि 490 शेयर्स फ्रीली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं उसकी। 5 शेयर्स ए और बी के पास हैं। अच्छा ये जो 5 शेयर्स ए और बी के पास है, किसी कानून के हिसाब से, रूल्स या रेगुलेशंस के हिसाब से ए और बी के ही नाम पर रहेंगे जब तक कंपनी होगी। ए और बी इन शेयर्स को बेच नहीं सकते, ए और बी स्टॉक मार्केट पर इन शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये शेयर्स जो होंगे ना ये कहलाएंगे लॉक्ड इन शेयर्स। ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल सर ऐसा होता है। डायरेक्टर्स का कॉन्फिडेंस रखने के लिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रखने के लिए कुछ शेयर्स डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं जो उनके नाम पर ही होता है, या कभी कभार कानून बोल देता है कि वही डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हों और इतने XYZ शेयर्स हों। तो उस केस में ये शेयर्स ट्रेडेबल शेयर्स नहीं है, यानी कि ये लॉक्ड इन शेयर्स कहलाएंगे। या इसी तरह से किसी और वजह से कोई स्पॉन्सर है या प्रोमोटर है, जब आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि स्पॉन्सर या प्रोमोटर्स की ज़रूरत होती है जब कोई आप कंपनी बनाते हो, और कुछ शेयर्स उनके नाम पर होते हैं, और वो लॉक्ड इन शेयर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो उन शेयर्स को बेचेंगे नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम उनको माइनस कर कर अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पर शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर कर वैल्यूएशन निकालेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करी है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट यानी कि फ्रीली फ्लोटिंग जो शेयर्स थे उनकी बुनियाद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस KSE 100 इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 1991 विद बेस वैल्यू ऑफ 1000 पॉइंट्स acts as a benchmark to compare the prices on the Pakistan Stock Exchange over a period, includes the largest companies on the basis of market capitalization. The index represents 85% of all the market capitalization of the exchange. It is calculated using free float market capitalization methodology. जनाब आपने सुना होगा कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स है क्या आखिर? देखें नवंबर 1991 में बना था और बेस वैल्यू 1000 थी। सर बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू एक वैल्यू होती है जो आप डिसाइड कर लेते हो, और अगर मार्केट की परफॉर्मेंस बुरी हुई या मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हुई, या शेयर्स की वैल्यू कम हुई, या कंपनीज़ के हालात बुरे हुए, तो ये बेस पॉइंट जो है ना वो कम हो जाएगा। और अगर मार्केट के हालात अच्छे हुए तो ये बेस पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यानी आप ये कह लो कि ये एक ज़ीरो पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें लेवल हैं। अब अगर फ्यूचर में कंपनी के हालात बुरे हुए या कंपनीज़ के हालात बुरे हुए, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज़ की बेसिस पर कैलकुलेट होता है KSE 100 इंडेक्स, तो ये इंडेक्स का नंबर कम हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 900, 800, 750, 1700, 750, 800, तो लोग ये समझ जाएंगे कि भाई जिस लेवल पर 1991 में कंपनीज ऑपरेट करती थी उससे बुरा लेवल आ गया। अच्छा, अगर ये बढ़ जाएगा यानी कि 1000 से ऊपर 1500, 2000, 4000, 5000 पर चला जाएगा तो उसका मतलब कि जितने भी मार्केट में शेयर्स थे उनकी वर्थ या उनकी जो वैल्यू है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर द प्राइसेस ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ओवर अ पीरियड। अच्छा, इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करना है ये एक अलग कहानी है, एक सेपरेट टॉपिक है। KSE 100 इंडेक्स का मतलब ये है कि 100 कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज़ की बुनियाद पर ये कैलकुलेट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उन 100 कंपनीज के शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली कैसे चेंज हो रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ होती है तो ये 1000 बेसिस पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। अच्छा, इससे आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि PSE यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX जिसको कहते हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। अगर KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा है यानी कि कंपनीज अच्छा बिहेव कर रही हैं, शेयर की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और कंपनीज में लोगों का कॉन्फिडेंस है तभी उनकी प्राइसेस या मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अगर नीचे जा रहा है तो कॉन्फिडेंस कम है। इंक्लूड द लार्जेस्ट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें 100 वो वाली कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से लार्जेस्ट है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज पे तो 200, 300, 4000, 5000, 10,000, 15,000 कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स जब हम मालूम करते हैं तो हम टॉप 100 कंपनीज जो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सबसे ज़्यादा है उनकी बुनियाद पर ये इंडेक्स बनाते हैं और हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो टॉप की 100 कंपनीज हैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई दूसरी जो कंपनीज होंगी जो इसके साथ साथ ऑपरेट कर रही हैं इसी स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर या बुरी कैसी होगी। द इंडेक्स रिप्रेजेंट्स 85% ऑफ ऑल द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर अगर 100 रुपये के शेयर्स ट्रेड हो रहा है ना तो 85% यानी कि 85 रुपये के शेयर्स इन बड़ी वाली कंपनीज के होते हैं जो इस एक्सचेंज के इंडेक्स में इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्री फ्लोट मेथड क्या चीज़ है। ऑल शेयर्स इंडेक्स इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन PSX बेस्ड ऑन फुल कैप मेथडोलॉजी। यानी कि इसी तरह से आप जो है वो ऑल शेयर इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आप किसी भी कंपनी को छोड़ते नहीं हो और इसमें आप फुल कैप मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हो यानी कि अगर किसी डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। इन्फ्लेशन बड़ी कॉमन टर्म है, डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ओवर टाइम। इन्फ्लेशन आपको ये बताता है कि महंगाई किस तरह से आ रही है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग वन और मोर प्राइस इंडेक्सेस और कॉस्ट इंडेक्सेस सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर कौन सी कॉमन चीज़ें डेली बेसिस पर कंज्यूम करता है सच एज चीनी, आटा, दाल, चावल और उसकी वैल्यू किस तरह से ऊपर या कितने % ऊपर या नीचे जा रही है और उस बेसिस पर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। अगेन आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कमोडिटीज़ सेलेक्ट करते हैं और उनकी प्राइसेस स्टडी करते हैं और उनकी प्राइसेस अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन आई है या इन्फ्लेशन नहीं आई है। इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके महंगे होने से गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर फोर्ड्स या कोई एक अच्छी सी स्पोर्ट्स कार जो है वो आज अगर 2 करोड़ की और कल को 2.5 करोड़ की हो जाए, 4 करोड़ की हो जाए तो शायद आपकी मेरी ज़िंदगी पे किसी किस्म का कोई भी उसके महंगे होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न कि हम जब क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम मोस्ट कंज्यूम प्रोडक्ट्स की बेसिस पर उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। Businesses are affected by inflation because inflation means that they have to pay more for resources such as material and labor. Businesses को नुकसान ये होता है कि उनको मटीरियल और लेबर के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। They will try to pass on their extra cost to their customers by raising the prices of their own goods and services और वो फिर resultantly जो prices होती हैं प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, गुड्स की उसको इंक्रीज़ करते हैं। It is possible for measured national income to increase when the real economy is in recession. ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि लोगों की इनकम और हालात अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं पैसे, लेकिन रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे लेट से आपकी वेजेस जो है वो 10,000 थी
और आपके मुल्क में 100% इन्फ्लेशन आई, यानी कि अब आपको 20,000 रुपये चाहिए सेम बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए, मगर आपकी तनख्वाह जो है वो 10,000 से अगर लेट से 15,000 पर भी चली जाती है, 50% इंक्रीज होती है, तो आप पहले से अच्छी हालत में नहीं बल्कि पहले से बुरी हालत में। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेजर्ड नेशनल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर बाई 3%, बट इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 5%. दिस इंडिकेट्स दैट द रियल इकोनॉमी हैज़ गॉन इनटू रिसेशन एंड इज 2% लोअर. आप इसको यूँ समझ लो, लेट से एक बंदे की तनख्वाह थी 100 रुपये और उसके घर का सामान 100 रुपये में आता था, यानी कि वो अपना घर चला लेता था. अब उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई और उसकी तनख्वाह 103 रुपये कर दी गई, लेकिन उसके घर का सामान 5% महंगा हो गया और अब वो 105 रुपये में आता है. तो क्या अब वो अपने घर का सामान ख़रीद सकता है? नहीं. पहले ख़रीद सकता था, हाँ. एग्जाम्पल क्या बनाई मैंने कि लेट से एक बंदे की तनख्वाह 100 है, उसके घर का खर्च जो है वो 100 रुपये है, तो वो आराम से अपने घर का खर्च पूरा कर लेता है. अब उसकी तनख्वाह जो है वो 3% से बढ़ गई, ठीक है ना. सॉरी, लेट से उसकी तनख्वाह, हाँ ये भी कह सकते हैं, उसकी तनख्वाह अगर 3% से बढ़ी, महंगाई 5% से बढ़ी, यानी कि अब वही 100 रुपये वाली चीज़ें उसको 105 में मिलेंगी. तनख्वाह उसकी 100 के बजाय 103 हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी तनख्वाह अच्छी हो गई. अरे भाई, वो तो अब वो चीज़ें भी नहीं खरीद सकता जो वो चीज़ें खरीद पाता था. ठीक है जी. तो देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेजर्ड नेशनल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर बाई 3%, बट इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2%. This indicates that the real economy has gone into recession and is 2% lower. इसका मतलब ये है कि भाई हमें नेट जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हम रिसेशन में गए. और कोई ये अच्छी बात नहीं है. तनख्वाह यूँ नहीं कह सकते कि मेरी तनख्वाह बढ़ी है. तनख्वाह जिस पेस से बढ़ी है, महंगाई उससे ज़्यादा पेस से बढ़ी है. In a time of inflation, debts such as bank loans fall in real value over time. Borrowers gain from the falling real value of debt. इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि देखो, लेट से आपने जो है ना वो 100 रुपये का उधार लिया था. बात की हुई थी कि एक साल बाद जो है ना वो आप 105 रुपये दोगे. ठीक है जी. अब आज के 100 रुपये और एक साल बाद के 105 रुपये एक बराबर नहीं है. इतनी ज़्यादा महंगाई आई, इतनी ज़्यादा महंगाई आई, इतनी ज़्यादा महंगाई आई कि आज के 100 रुपये एक साल बाद के 200 रुपये के बराबर है. अब जिसने उधार दिया था उसको तो आप 105 रुपये ही वापस कर रहे हो, तो उसने इफेक्टिवली तो कुछ नहीं कमाया. अरे भाई, उसको तो उसका ओरिजिनल जो उसने अमाउंट 100 रुपये का दिया था वो भी वापस नहीं मिल पाया. अगर 200 भी मैं उसको दे देता हूँ आज, अगर 200 भी मैं उसको दे देता हूँ आज, तो ये जो 100 ज़्यादा दे रहा हूँ ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो उधार देने वाला होता है वो नुकसान में रहता है. इंटरेस्ट रेट्स, चलिए इंटरेस्ट रेट से रिलेवेंट अब जो बातें हैं वो हम इंशाल्लाह अगले रिलेवेंट लेक्चर में करते हैं. थैंक यू.